हिंदी अध्याय 436 विश्लेषण। बैटल एक्सचेंज समाप्त होने से पहले माइकल के पास अभी भी 12 दिन शेष थे। एलिस और कालेब ने उसे टोकन धारकों को चुनौती देना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया, इससे पहले कि सबसे आसान विकल्प दूसरों द्वारा ले लिए जाएं, लेकिन माइकल ने इसके बारे में सोचा भी नहीं, यहां तक कि लिंकन और जीक के आधिकारिक लड़ाइयों को देखने के लिए उससे मिलने के बाद भी नहीं। लिंकन और जीक दोनों माइकल के वॉर रूम की उन्नत क्षमता देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उनका अपना वॉर रूम भी उसी स्तर पर था। लिंकन माइकल को चुनौती देना चाहता था ताकि पता चल सके कि पिछली लड़ाई के बाद से माइकल ने कितनी प्रगति की है, लेकिन माइकल ने उसकी चुनौती स्वीकार नहीं की। उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि उसके पास फ्लैग वॉर टोकन नहीं था। दूसरी ओर जीक बड़ी उत्सुकता से माइकल को देख रहा था। अगर माइकल पहले जैसा होता तो वह लिंकन के साथ मुकाबले से कभी इनकार नहीं करता। इसके विपरीत माइकल लिंकन की बारी आने से बहुत पहले ही मुकाबले का प्रस्ताव रख देता। इसी बात ने जीक को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि माइकल बदल गया है। नहीं, वह बदलाव के दौर से गुजर रहा था। माइकल की निगाहें कोलोसियम अखाड़े में मौजूद योद्धाओं पर टिकी थीं और वह उनके साथ साथ दाएं बाएं घूम रहा था। वह तीसरे स्तर के लॉर्ड्स की गतिविधियों पर सहजता से नजर रख रहा था और उनकी युद्ध क्षमता, उनके सोलिट्रेट्स की शक्ति, उनकी खूबियों और कमियों का विश्लेषण कर रहा था। अधिकांश वंशजों में कोई खास खामी नहीं थी। उनकी नींव मजबूत थी क्योंकि उन्हें बचपन से ही लड़ाई की बुनियादी बातें सिखाई गई थीं। हालांकि हर किसी में कुछ बुरी आदतें थीं, चाहे वह कलाई का झटका हो, पैरों की हल्की सी हरकत हो, या आंखों का उस जगह पर टिक जाना जिसे वे निशाना बनाना चाहते थे। माइकल की नज़र में जो कुछ भी आता था उसे वह भस्म कर लेता था, आत्मसात कर लेता था, व्यवस्थित कर लेता था और अच्छे से इस्तेमाल करता था। जो जानकारी उसने जुटाई वह बैटल एक्सचेंज के लिए जरूरी नहीं थी, लेकिन उससे माइकल को निश्चित रूप से ताकतवर बनने, नई तकनीकें सीखने और भविष्य में अपने विरोधियों का मुकाबला करने के तरीके जानने में मदद मिलेगी। आखिरकार माइकल को भविष्य में कई वंशजों का सामना करना ही था, चाहे वह चाहे या न चाहे। भले ही वे वंशज न हो, माइकल उनके परिवारों द्वारा अपनाई जाने वाली वंशागति विधियों के बारे में बहुत कुछ सीख सकता था। लगभग 1000 या शायद इससे भी अधिक विभिन्न वंशागति तकनीकें उसके सामने एक सुनहरी थाली में परोसी गई थीं। माइकल इस अवसर को कैसे नजरअंदाज कर सकता था और युद्ध विनिमय में भाग लेने वाले 1500 मानव प्रतिभागियों का अध्ययन क्यों नहीं करता? माइकल शायद थोड़ा मूर्ख हो, शायद भोला और अनुभवहीन भी, लेकिन बचपन में वह कभी सिर के बल नहीं गिरा था। माइकल शायद विरासत की तकनीकों को हूबहू दोहराने में सक्षम न हो, लेकिन उसे विश्वास था कि ईगल आइज और स्पिरिट गेज का एक साथ उपयोग करने से उसे कुछ समानताएं और साझा बिंदु मिल जाएंगे। और उसने ऐसा ही किया। माइकल को सभी द्वारा उपयोग की जाने वाली विरासत विधियों में कई साझा बिंदु मिले। वह अभी इन साझा बिंदुओं का उपयोग नहीं कर पाएगा, लेकिन माइकल ने उन्हें लिख लिया ताकि जब उसे अपनी खुद की विरासत तकनीक बनानी हो या मौजूदा विरासत तकनीकों की नकल करने वाली तकनीकों की एक श्रृंखला बनानी हो तो उसके पास सब कुछ तैयार रहे। बेशक अभी ऐसा करने का समय नहीं था। माइकल की हथियार चलाने की महारत उतनी अच्छी नहीं थी और उसकी सैद्धांतिक समझ भी कमजोर थी, लेकिन यही वजह थी कि उसे दूसरों की लड़ाई देखनी चाहिए थी। उसने अपनी सैद्धांतिक समझ से उनका विश्लेषण किया, अपनी कमियों को सुधारा और फिर ओरिजिन एक्सपेंस में वापस चला गया, जहां वह समय विस्तार का उपयोग करके अपने शरीर और मन को परिष्कृत कर सके और ऊर्जा अवशोषित करके अपने वॉरून के परिष्करण स्तर को गहरा कर सके। साथ ही वह अमर योद्धा और उसके अधीनस्थों के साथ विभिन्न हथियारों का उपयोग करके मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी ले रहा था। माइकल ने पूरा एक हफ्ता पढ़ाई और प्रशिक्षण के अलावा कुछ नहीं किया। आखिरी दिन वह इतना थक गया कि हिल भी नहीं सका और पवित्र नाइट मंदिर के निर्माण स्थल के पास प्रशिक्षण मैदान में सो गया। माइकल आधे दिन बाद अपने बिस्तर पर जागा। उसने एक सुखद, तरोताजा करने वाला स्नान किया, एलिस द्वारा कुछ दिन पहले उसके लिए तैयार किए गए युद्ध वस्त्र पहने और ओरिजिन एक्सपेंस से निकल गया, सबको याद दिलाते हुए कि वह जल्द ही बीस्ट रैंच के लिए आवश्यक सभी सामान और भी भवन निर्माण आविष्कार और अन्य विस्तारों की खरीदारी करेगा, जिन पर उसके क्षेत्र के हर हिस्से में भारी खर्च आएगा। पिछले कुछ दिनों से माइकल सोच रहा था कि क्या उसे अपने सोलिट्रेट्स में कुछ सोलर स्टार फ्रैगमेंट्स लगाकर उनकी स्टार रेटिंग को 1/4 या आधा स्टार बढ़ा लेना चाहिए। इससे उसके सोलिट्रेट्स की शक्ति में काफी वृद्धि हो जाती, लेकिन माइकल ने ऐसा न करने का फैसला किया क्योंकि उसे एहसास होने लगा था कि वह अपने सोलिट्रेट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उसके सोलिट्रेट्स ने उसे मजबूत बनाया और उसे वह इंसान बनाया जो वह आज है, लेकिन उसकी असाधारण युद्ध क्षमता का मुख्य कारण सोलिट्रेट्स नहीं होने चाहिए।
सोलिट्रेट्स के बिना वह असहाय नहीं होना चाहिए। एक और कारण ये था कि माइकल अपने अधीनस्थों की युद्ध क्षमता बढ़ाना चाहता था। हालांकि उनके पास उसके सोलिट्रेट्स को अस्वीकार करने का एक ठोस कारण था, भले ही उसने अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं दिया था। लिलिका, टियारा और अन्य ने बताया कि दूसरा 4 स्टार सोलिट्रेट प्राप्त करने के बाद उनके वॉर रून को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक ऊर्जा में भारी वृद्धि हुई थी। वे अपने वॉर रून में और सोलिट्रेट्स को जोड़ने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे अब लॉर्ड नहीं थे। वे अवेकेंड थे और केवल सक्रिय रूप से ऊर्जा अवशोषित करके या स्वयं राक्षसों को मारकर ही ऊर्जा प्राप्त कर सकते थे। वास्तव में राक्षसों को मारने पर भी उनकी ऊर्जा का एक हिस्सा विभाजित होकर माइकल को स्थानांतरित हो जाता था। माइकल उनकी बात समझ गया, उसने उनका समर्थन किया और सच कहूं तो उनकी दलीलें माइकल को ये समझाने के लिए काफी थी कि उसे अपने सोलिट्रेट्स को अपग्रेड करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वह अपने सोलिट्रेट्स को जितना ज्यादा अपग्रेड करता, उसे अपने वॉर रून को परिष्कृत करने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती। अगर उसके हर सोलिट्रेट को 6 स्टार तक पहुंचा दिया जाए तो माइकल दशकों तक टियर 2 लॉर्ड बनकर रह सकता है। माइकल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए उसकी आत्मा की विशेषताओं को उन्नत करने की तुलना में उसके शरीर, मन और युद्ध रून को परिष्कृत करना अधिक महत्वपूर्ण था। अगर उन्हें किसी चीज में सुधार करना चाहिए था तो वह उनके द्वारा अपनाए गए तरीके थे। माइकल अभी भी सांस लेने के लिए बुनियादी तकनीक सूर्य सैनिक की सांस लेने की विधि का उपयोग कर रहा था और उसकी मार्शल आर्ट अमर योद्धा की सबसे बुनियादी पवित्र तलवार शैली का एक निम्न स्तर का संस्करण थी। ये तकनीक माइकल की वाइब्रेंट टूथ भाले के साथ युद्ध शैली के अनुकूल भी नहीं थी। हथियार भी एक जैसा नहीं था। सौभाग्य से माइकल ने कोलोसियम में चुनौती देने के लिए पहले ही एक टोकन धारक चुन लिया था। चाहे ये संयोग हो या भाग्य, माइकल ने मारिया सेराफ के एक प्रशंसक को अपना प्रतिद्वंदी चुना था। सटीक कहें तो वह युवा वंशज था जिसने उसे कई बार अपमानित किया था, लेकिन वह फर्नांडो जोचेज नहीं था। उस वंशज का नाम जिराह लोअ था, जो एसेंडिंग फीनिक्स अकादमी का द्वितीय वर्ष का छात्र था। एसेंडिंग फीनिक्स अकादमी मानव जाति की महान अकादमियों में से एक थी। जिराह लोअ के पास युगल प्रतियोगिता का 23वां टोकन था। उसने इसे पिलोक में मारिया के समूह द्वारा लड़ी गई कई अनौपचारिक लड़ाइयों में से एक में एक बरसेका से प्राप्त किया था। माइकल ये देखकर हैरान था कि बैटल एक्सचेंज खत्म होने ही वाला था, फिर भी जिराह लोअ के पास इतना उच्च श्रेणी का फ्लैग वॉर टोकन कैसे मौजूद था। जिराह लोअ भले ही एक टियर 3 लॉर्ड हो और उसके पास एक काफी शक्तिशाली सोलिट्रेट हो, लेकिन उसके विश्लेषण से पता चला कि बैटल एक्सचेंज में कई ऐसे प्रतिभागी थे जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे और जिनके पास अभी तक फ्लैग वॉर टोकन नहीं था। जिराह लोअ का टोकन उनके लिए एकदम सही था। इसलिए माइकल ने ये पता लगाने के लिए कुछ शोध किया कि जिराह लोअ को किसी ने चुनौती क्यों नहीं दी। इसका जवाब काफी सरल था, भले ही माइकल के लिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल था। कोई भी मारिया सेराफ को नाराज नहीं करना चाहता था। जिराह लोअ मारिया सेराफ का बचपन का दोस्त था, कम से कम वह खुद को यही कहता था। लेकिन चूंकि मारिया सेराफ ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया, इसलिए सबने जिराह लोअ की बातों पर यकीन कर लिया। माइकल भी उन्हीं की तरह होगा। हालांकि एक फर्क था, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि मारिया सेराफ उसे पसंद करती है या नहीं। तो क्या हुआ अगर वह उसे नापसंद करती थी? क्या उसे इस बात पर रोना चाहिए था कि चिकित्सकों के सबसे प्रतिष्ठित परिवार ने उसे नापसंद किया? माइकल को सेराफ परिवार की उतनी ही कम जरूरत थी जितनी उस परिवार को उसकी। सबसे बुरी स्थिति में वह उपचार क्षमता वाले दुश्मनों को ढूंढ निकालेगा और उनसे बेहतर चिकित्सक बनकर उन्हें दिखाएगा कि असली बॉस कौन है, बशर्ते वे कोई गड़बड़ करने की कोशिश करें। माइकल को सिर्फ एक ही चीज से बचना था, मारिया सेराफ को चुनौती देना। माइकल ने वास्तव में उसे चुनौती देने के बारे में सोचा था क्योंकि सपोर्ट प्रतियोगिता में उसके पास नंबर 1 फ्लैग वॉर टोकन था। अच्छा हुआ कि उसने उसे चुनौती देने जैसी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं की। वह इस मूर्खता से बच नहीं पाता। माइकल को पूरा यकीन था कि वह उससे जीत जाएगा, लेकिन उसे उसके वफादार प्रशंसकों के गुस्से और नफरत का सामना करते हुए मरना पड़ेगा। अगर उसने सही रणनीति नहीं अपनाई तो शायद उसकी सचमुच मौत हो जाए। किसी न किसी तरह माइकल ने एकदम सही निशाना चुना, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास उच्च श्रेणी का फ्लैग वॉर टोकन हो, एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी जिसके खिलाफ वह पूरी ताकत से लड़कर उसे सबक सिखा सके। इससे बैटल एक्सचेंज के आखिरी कुछ दिनों में उनमें से अधिकांश की हिम्मत नहीं बचेगी कि वे उसे चुनौती दें। बेशक कोई ना कोई उसे चुनौती दे सकता था, लेकिन माइकल ने लापरवाही करने का इरादा नहीं किया था।
ट्राइटन एलायंस द्वारा नियुक्त हीलर और मारिया सेराफ की उपस्थिति यह सुनिश्चित करने के लिए काफी थी कि उसके प्रतिद्वंद्वी बच जाएंगे। पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। ये सोचकर माइकल कोलोसियम में दाखिल हुआ और मारिया सेराफ के समूह के पास पहुंचा। सभी ने उसकी मौजूदगी को भांप लिया और पिछली बार जैसी गलती को दोहराने से बचने के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। वे अब किसी अनजान व्यक्ति को अपनी संत से बात करने की इजाजत नहीं देंगे। हालांकि माइकल ने मारिया की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। उसने जिराह लोअ को देखा और उसकी तरफ मुस्कुराया। मैं संत के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, चिंता मत करो, माइकल ने कहा। उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। स्पीडस्टर, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूँ, माइकल ने जिराह लोअ पर नजरें गड़ाए कहा। जिराह लोअ ने पहले तो कुछ नहीं कहा। उसे जो हुआ उसे समझने में कुछ सेकंड लगे। क्या तुम नशे में हो या शायद आत्महत्या करने की सोच रहे हो? उसने यह महसूस करते हुए पूछा कि माइकल उससे बात कर रहा था और वह उसे चुनौती देने की मूर्खता कर रहा था। चाहे तुम आत्महत्या करना चाहो या नहीं, तैयार हो जाओ। हम 10 मिनट में कोलोसियम के अखाड़े में लड़ेंगे, माइकल ने जवाब दिया, या फिर तुम बिना लड़े ही हार मान लो और फ्लैग वॉर टोकन सौंप दो। ये और भी बेहतर होगा। ये सुनकर जिराह की आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि उसने तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जब तक उसने यह नहीं देखा कि मारिया और उसके वफादार प्रशंसकों का समूह उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। मुझसे जीतने का सपना देखना मूर्खता है। आसानी से बच निकलने की सोचना भी मत। मैं तुम्हारी बुरी तरह पिटाई करूंगा। जिराह दहाड़ा, लेकिन माइकल ने बस कंधे उचका दिए। 10 मिनट में मैदान में पहुंच जाना, देर मत करना। सैंटेस फैन क्लब तक अपनी बात पहुंचते ही माइकल वहां से चला गया। जिराह ने दांत पीसे लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने बस मारिया की तरफ देखा, जिसकी निगाहें कुछ पल के लिए माइकल पर टिकी रहीं। थोड़ी देर बाद उसका ध्यान वापस अखाड़े पर चला गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। जिराह अपने बचपन के दोस्त की प्रतिक्रिया से, या कहें तो प्रतिक्रिया की कमी से हैरान था। क्या वे सचमुच दोस्त थे? क्या उसने कभी उसे दोस्त माना था, या वह महज उसकी कई कठपुतलियों में से एक था, एक आसानी से काबू में आने वाला नौकर? जिराह को कुछ पता नहीं था। वह बस इतना जानता था कि उसे माइकल को सबक सिखाना है और वह अपने अंदर जमा हुए तनाव और गुस्से को बाहर निकाल सकता है। 10 मिनट पलक झपकते ही बीत गए। माइकल पहले से ही कोलोसियम के अखाड़े में इंतजार कर रहा था, आने वाली चुनौती के लिए अपने शरीर को तैयार करने के लिए खिंचाव कर रहा था। जिराह लोअ को थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन वह आ गया था। बस यही मायने रखता था। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं, उसने गुस्से से भरी आंखों से कहा। माइकल के होंठ का कोना थोड़ा ऊपर उठा और फिर उसने सिर हिलाकर सहमति दी। इसके बाद दोनों योद्धा अखाड़े के विपरीत छोरों पर चले गए और अपने हथियार निकाल लिए। जहां माइकल ने अपना स्पिरिट आर्मर सेट, वाइवेंटूथ स्पीयर और लेजेंडरी रिंग आर्टिफैक्ट प्रकट किया, वहीं जिराह ने चमड़े का कवच, नीले नीलम की तलवार और जूतों का एक सेट प्रकट किया। दोनों लड़ाके अपनी युद्ध मुद्रा में आ गए और रेफरी के आरंभिक संकेत की प्रतीक्षा करने लगे। रेफरी ने यह देखने के लिए दाएं बाएं देखा कि लड़ाके लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं और अपना बायां हाथ उठाया। 3, 2, 1, लड़ाई। रेफरी के शब्द कोलोसियम में गूंजते ही जिराह ने जमीन पर लात मारी। वह तेजी से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही काफी दूरी तय कर ली। माइकल भी हिलने ही वाला था कि जिराह का शरीर एक चमक में बदल गया। वह दर्शकों की नजरों से ओझल हो गया और माइकल के ठीक बगल में प्रकट हुआ। नीले रंग की तलवार की नोक माइकल की गर्दन के बेहद करीब थी। तलवार अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ी, लेकिन माइकल हमले से बचने के लिए पहले ही हरकत में आ चुका था। लड़ाई शुरू होते ही माइकल ने स्पिरिट गेज और ईगल आइज दोनों का इस्तेमाल किया। उसने अपनी आंखों पर भी कुछ परतें लगाई थीं, इसलिए केवल माइकल और रेफरी ही जिराह की गतिविधियों पर नजर रख पाए थे। माइकल ने जिराह की चाल का अनुमान भी लगा लिया था, जिससे उसे तलवार के वार से बचने का मौका मिल गया। लेकिन जिराह बहुत तेज था। तलवार माइकल के पास से गुजरी और उसकी गर्दन पर हल्की खरोंच आई। खून की एक बूंद जमीन पर गिरी, बस इतना ही। माइकल का जवाबी हमला आसान था। जैसे ही उसे जिराह के हमले की दिशा का पता चला, उसने वाइवरनटूथ भाले को घुमा दिया। इस तरह तलवार के माइकल की गर्दन की ओर बढ़ते ही वाइवरनटूथ भाला धमकी भरे अंदाज में आगे बढ़ा। जब जिराह ने देखा कि उसकी तलवार माइकल की गर्दन को भेद नहीं पाई, तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इसके तुरंत बाद माइकल के भाले की तेज धार से उसकी एक भुजा कटने का खतरा पैदा हो गया, जिससे जिराह में अफरा तफरी मच गई।
जिराह ने अपनी एक खास चाल से अपनी दिशा बदली और दुश्मन से अपनी दूरी फिर से बढ़ा ली। फिर उसने अपनी सोलिट्रेट स्पीडस्टर का इस्तेमाल रोक दिया ताकि कुछ ऊर्जा बचाकर माइकल का अवलोकन कर सके। माइकल को पूरी ताकत से हराने की उसकी शुरुआती योजना नाकाम हो गई थी। हालांकि जिराह को इसका कारण ठीक से समझ नहीं आ रहा था। उसने माइकल फैन के बारे में पहले बहुत कम जानकारी जुटाई थी, लेकिन जो भी जानकारी उससे मिली थी उससे माइकल की इतनी तेज प्रतिक्रिया का कारण समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच माइकल हल्के से मुस्कुराया। जिराह लोअ की सोलिट्रेट उसकी फुर्ती से संबंधित थी। इस सोलिट्रेट का उपयोग करने से उसकी फुर्ती में जबरदस्त वृद्धि होती थी। यह एक बहुत बड़ा सुधार था। गति सोलिट्रेट भी उन कुछ कारणों में से एक थी जिसके कारण मुट्ठी भर लोग ही उससे मुकाबला करने की हिम्मत करते थे, क्योंकि ऐसे दुश्मन से लड़ना बेहद खतरनाक था जिसे आप अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते थे। लेकिन माइकल ने जिराह लोअ के सोलिट्रेट का काफी पहले ही विश्लेषण कर लिया था, जिसमें इसके नुकसान भी शामिल थे। सबसे पहले, सोलिट्रेट शरीर पर भारी बोझ डालता था। लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से जिराह के पैरों और निचले शरीर को नुकसान पहुंचता था। इसके अलावा ये बहुत सारी ऊर्जा खर्च करता था। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि जिराह को एक ऐसा हथियार चलाना पड़ता था जो उसकी असाधारण फुर्ती का सबसे अच्छा उपयोग कर सके। उसे एक ऐसा हथियार चलाना पड़ता था जो सोलिट्रेट सक्रिय होने पर हवा के प्रतिरोध में वृद्धि के कारण उसकी गति और हमलों को धीमा न करे। कम से कम माइकल का यही अनुमान था। एक और बात थी जिससे माइकल को ऐसा लग रहा था कि जिराह खुद को रैपियर चलाने के लिए मजबूर कर रहा था, जबकि उसके लिए अन्य हथियार शायद ज्यादा उपयुक्त होते। लेकिन ऐसा नहीं था कि माइकल हथियारों के मामले में एक पेशेवर था। उसने कभी जिराह जैसे दुश्मन से लड़ाई नहीं की थी, जो स्पीड टाइप सोलिट्रेट वाला टियर 3 डिसेंडेंट था। लेकिन यही बात इसे दिलचस्प बनाती थी। ईगल आइज, स्पिरिट गेज और एनहेंसमेंट जैसी क्षमताओं का इस्तेमाल करके अपनी दृष्टि को यथासंभव मजबूत करने के बावजूद माइकल जिराह की अधिकतम गति पर पहुंचने के बाद उसकी हरकतों को मुश्किल से ही देख पाता था। जिराह की हरकतों को देख पाने का मतलब था कि माइकल उसके चलने के रास्ते और हमले की जगह का अनुमान लगा सकता था। एक बार यह सब पता चल जाने पर समय रहते प्रतिक्रिया करके जिराह का सामना करना और अपनी सभी सोलिट्रेट्स का इस्तेमाल करना उसके लिए आसान हो जाता। लेकिन माइकल पहले कुछ और जानना चाहता था। इतने लंबे समय तक सोलिट्रेट्स का उपयोग किए बिना प्रशिक्षण लेने के बाद माइकल ये जानना चाहता था कि क्या वह ईगल आइज, स्पिरिट गेज और अपनी आंखों और शरीर को मजबूत करने के लिए एनहेंसमेंट का उपयोग करके जिराह से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। वह जिराह के खिलाफ बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए स्पिरिट डिस्टर्बेंस या किसी अन्य विशिष्ट हमले या सोलिट्रेट का उपयोग नहीं करना चाहता था। माइकल की एकमात्र इच्छा जिराह की गतिविधियों को देखना और उनका अनुमान लगाना और उन पर तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम होना था। इसलिए माइकल ने अंततः अपनी पूरी बॉडी पर एनहेंसमेंट की 4 परतें लगाईं, न केवल अपनी आंखों पर। जिराह ने माइकल की आंखों में सुनहरी चमक और उसके शरीर पर छाए सफेद रंग को देखा और स्पीडस्टर को फिर से सक्रिय कर दिया। उसने जमीन पर लात मारी, एक पल में ही उसका रूप बदल गया और 1/4 सेकंड बाद माइकल के सामने प्रकट हो गया। माइकल की आंखें आसानी से जिराह की हरकतों पर टिकी रहीं और उसके शरीर ने हमले का जवाब दिया। माइकल ने अपना वाइवनटूथ भाला उठाया और ठीक उसी दिशा में वार किया जहां जिराह जा रहा था। जिराह ने देखा कि माइकल की चाल तेज हो गई है। हालांकि माइकल अभी भी इतना धीमा था कि उसके बराबर पहुंचने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। माइकल बस अपने सामने हो रही हलचलों पर प्रतिक्रिया दे रहा था। लेकिन क्या होगा अगर माइकल उसके हमले को देख ही न पाए? जिराह ने तुरंत अपनी चाल बदल दी। उसने अपने पैरों से जमीन पर लात मारकर अपने शरीर को बाईं ओर धकेला और अपनी दिशा बदल ली। इसके बाद जिराह माइकल के पीछे प्रकट हुआ, उसकी तलवार पहले से भी अधिक तेजी से आगे बढ़ी। माइकल मुड़ने ही वाला था कि उसने देखा कि जिराह क्या करने वाला है। अपने दुश्मन से धीमा होना कई तरह से नुकसानदेह था और यह आसानी से समझा जा सकता था कि जिराह अपनी असाधारण गति का फायदा उठाने में माहिर था। जैसे ही उसने देखा कि माइकल उसकी हरकतों को देख सकता है और ठीक समय पर प्रतिक्रिया दे सकता है, उसने तुरंत अपनी लड़ने की शैली में बदलाव कर लिया। क्या मुझे पौराणिक अंगूठी में मौजूद ऊर्जा छाप का उपयोग करना चाहिए? माइकल ने एक पल के लिए खुद से पूछा। ओपर्स और अन्य लोगों के वन एल्फ जनजाति के घर से लौटने के बाद से माइकल ओपर्स से पौराणिक अंगूठी को ऊर्जा छाप की शक्ति से भरने का अनुरोध कर रहा था। माइकल एनर्जी इम्प्रिंट का इस्तेमाल करके अपने शरीर पर लगभग 2 मिनट के लिए 8 परतों की शक्ति लगा सकता था। ये निश्चित रूप से जिराह की गति का मुकाबला करने के लिए काफी तेज गति थी। लेकिन माइकल अभी ओपास की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था।
उसने अभी तक अपनी दूसरी सोलर ट्रेड्स का भी इस्तेमाल नहीं किया था, तो अब वह किसी और की शक्ति का सहारा क्यों लेता। अपने पहले के फैसले पर अडिग रहते हुए माइकल ने अपने शरीर पर एनहेंसमेंट की एक और परत चढ़ा ली। उसकी शारीरिक शक्ति और फुर्ती में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये वृद्धि जिराह को आश्चर्यचकित करने के लिए काफी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि माइकल अचानक इतनी तेजी से हरकत करेगा। माइकल ने अब इतनी तेजी से प्रतिक्रिया दी कि उसने अपने शरीर को घुमाकर वाइवरन टूथ स्पीयर को रैपियर के विरुद्ध धकेल दिया और बल बल उस फड़फड़ाती छड़ी से घायल होने से बच गया। फिर माइकल आगे बढ़ा। वह जानता था कि जिराह इतनी आसानी से अपनी चाल नहीं बदल सकता। जिराह को अपनी चाल बदलने के लिए पर्याप्त गति उत्पन्न करनी होगी या फिर जबरदस्ती करनी होगी। हालांकि जबरदस्ती चाल बदलने से उसकी टखनों पर बहुत दबाव पड़ता था। इसीलिए उसके परिवार ने बूट्स आर्टिफैक्ट्स को खास तौर पर तैयार किया था। आखिर लोअर परिवार के सभी सदस्यों को टखनों से जुड़ी ऐसी ही समस्याएं थीं। जिराह जमीन पर लात मारकर पीछे हटने ही वाला था कि तभी किसी चीज ने उसका ध्यान माइकल की आंखों की ओर खींच लिया। सुनहरी चांदी जैसी चमक तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे वह किसी भंवर में बदल गई हो और उसे अपनी ओर खींच रही हो। इसके तुरंत बाद माइकल ने स्पिरिट डिस्टर्बेंस का पूरी शक्ति से इस्तेमाल किया। क्या आपका काम हो गया? बस इतना ही कर सकते हैं। अरे ये तो उबाऊ है। मुझे वो विरासत तकनीक दिखाओ जिस पर आपको और आपके परिवार को इतना गर्व है। फाइटर एक स्पीडस्टर। जिराह को जबरदस्ती समाधि से बाहर निकाला गया और असहनीय दर्द में धकेल दिया गया। उसका सिर फटने जैसा लग रहा था और उसके होठों से एक कर्कश चीख निकल गई। फिर माइकल ने अपना भाला आगे बढ़ाया। तू हरामखोर है। जिराह ने अमानवीय ढंग से दहाड़ मारी। अपने साथ हुए अपमान के बाद उस युवा वंशज ने अपनी विरासत तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वह भी पूरी शक्ति के साथ। क्या आप आखिरकार तैयार हो गए? मैं भी। जब भी वंशज आपस में लड़ते थे, माइकल एक दिलचस्प बात देखता था। वे अपनी वंशानुगत तकनीकों की असली शक्ति को दूसरों से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। वंशजों को युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए कई मार्शल आर्ट तकनीकें सिखाई जाती थीं। वंशानुगत तकनीक सबसे शक्तिशाली थी, लेकिन अगर किसी ने संबंधित परिवारों का लंबे समय तक अध्ययन किया हो तो इसका मुकाबला करना भी आसान था। अक्सर ऐसा होता था कि प्रतिद्वंद्वी वंशज अपने दुश्मनों की वंशानुगत तकनीकों का मुकाबला करने और उन्हें हराने के लिए हफ्तों तक उनका अध्ययन करते थे। इस प्रकार दुश्मन को वंशानुगत तकनीक का उपयोग करने से रोकने और अपनी वंशानुगत तकनीक का मुकाबला करने की योजना बनाने वालों को संभावित रूप से पराजित करने के लिए शक्तिशाली तकनीकों का आविष्कार किया गया। आम तौर पर ऐसा ही होता था। ये झंझट भरा काम था और सामान्य परिस्थितियों में माइकल को इसकी परवाह नहीं होती। हालांकि पिछले 2 हफ्तों में उसने बहुत कुछ सीखा। वंशजों का अवलोकन और विश्लेषण करने से उसे एक बात समझ में आई, सभी वंशज अपनी वंशानुगत तकनीकों को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते थे। वे दूसरों को यह नहीं दिखाना चाहते थे कि उन्होंने अपनी वंशानुगत तकनीक में कितनी प्रगति की है। उच्च समाज द्वारा आयोजित भावी आयोजनों में उन्हें एक बार फिर आपस में लड़ना पड़ सकता है। इसलिए बैटल एक्सचेंज जैसे आयोजनों के दौरान अपनी शक्ति को छिपाए रखना बेहतर था। ये तब तक ठीक था जब तक कि वंशज, जिन्हें ध्वज युद्ध टोकन प्राप्त करने और अंतरायामी ध्वज युद्ध में भाग लेने का आदेश दिया गया था, अपना टोकन प्राप्त कर लेते। माइकल को यह भी पता चला कि कुछ छात्रों ने फ्लैग वॉर टोकन प्राप्त करने के लिए बैटल एक्सचेंज में भाग नहीं लिया था। इसके बजाय उन्हें अन्य वंशजों से जान पहचान बनाने, उनसे दोस्ती करने और बरसेरकर्स और वॉरलॉक सेंटोस के साथ बातचीत करने का आदेश दिया गया था। उनका मिशन मुख्य रूप से सामाजिक मेलजोल बढ़ाना था, न कि अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना। माइकल को लगा कि यह बात समझ में आती है। हर किसी को उसकी तरह अंतरायामी ध्वज युद्ध में भाग लेने की जरूरत नहीं थी। वास्तव में बैटल एक्सचेंज में भाग लेने वाले अधिकांश प्रथम वर्ष के छात्र केवल अन्य अकादमियों और विश्वविद्यालयों के वंशजों और प्रतिभाशाली छात्रों से दोस्ती करने के लिए ही शामिल हुए थे। आखिरकार एक प्रथम वर्ष का छात्र टेकुर से आसानी से निपट नहीं सकता था। अगर वे समान स्तर और श्रेणी के टेकुर से लड़कर बच भी जाते तो यह एक चमत्कार ही होता। लेकिन माइकल की स्थिति थोड़ी अलग थी। उसे जीतना ही था। हालांकि माइकल को पूरा यकीन था कि अंतरायामी ध्वज युद्ध में भाग लेने की शर्तें पूरी न करने पर भी उसे कोई बड़ी क्षति नहीं होगी, फिर भी वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसे टेकुर में भी दिलचस्पी थी क्योंकि वह उन्हें एक चुनौती और शक्तिशाली जातियों, मानव जाति के शत्रुओं के बारे में अधिक जानने और अच्छी संख्या में सोलर ट्रेड्स और सोलर स्टार फ्रैगमेंट अर्जित करने का सुनहरा अवसर मानता था।
ये खतरनाक होगा, लेकिन खतरे में वृद्धि के साथ साथ दूसरों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से मजबूत होने के अवसर भी मिलेंगे। और माइकल को इसकी सख्त जरूरत थी। वंशज आमतौर पर अपनी विरासत तकनीक को छुपाते हैं। जिराह अब छिपने और इंतजार करने से थक गया है। लगता है मैंने उसे काफी क्रोधित कर दिया है, माइकल ने वाइवंटूथ भाला वापस खींचते हुए सोचा। लोअर परिवार के युवा वंशज पर आत्मा के आघात के बाद भाला बाल जिराह की गर्दन से चूक गया। आध्यात्मिक अशांति का प्रभाव पड़ते ही जिराह अचेतन रूप से पीछे हट गया। इससे माइकल को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या जिराह को इस प्रकार का सुरक्षा तंत्र कृत्रिम रूप से विकसित करने के लिए किसी तनावपूर्ण और असहनीय प्रशिक्षण सत्र से गुजारा गया था, या क्या उस वंशज ने मानसिक या आध्यात्मिक हमले से प्रभावित होने के बाद खुद को बचाने के लिए यह विशेष तंत्र विकसित किया था। जवाब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन माइकल को खुशी थी कि जिराह के पास ऐसा सुरक्षात्मक तंत्र था। इसकी वजह से वह उस वंशज के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ सका जिसने अपनी विरासत तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया था। जिराह पीछे हट गया, स्पीडस्टर को सक्रिय किया और अपनी वंशानुगत तकनीक गॉड स्पीड का उपयोग करते हुए अपनी आत्मा की शक्ति को एकत्रित किया और आगे बढ़ा। जैसे ही जिराह ने गॉड स्पीड का उपयोग करते हुए आगे की ओर छलांग लगाई, उस युवा वंशज ने अपने चारों ओर अंतरिक्ष में हलचल पैदा कर दी। जहां उसने लात मारी, वहां एक जोरदार धमाका हुआ और अखाड़े की नींव कांपने लगी। लॉर्ड बनने के बाद पहली बार माइकल ने एक भयंकर युद्ध में विरासत तकनीक की वास्तविक शक्ति का अनुभव किया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसे लगा कि वह इतना स्तब्ध रह जाएगा कि कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। जैसे जैसे अखाड़े में तनाव बढ़ता गया, माइकल के दिमाग के पुर्जे सामान्य से कहीं अधिक तेजी से चलने लगे और उसकी चेतना नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। माइकल ने इतनी देर तक अपनी सांस रोके रखी कि उसके फेफड़े हवा के लिए तड़पने लगे, लेकिन उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी पुतलियां फैल गईं और उसने जिराह को अपनी ओर इतनी तेजी से आते देखा कि माइकल अपने शरीर से प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। यहां तक कि 8 परतों की शक्ति भी उसकी चपलता को इतना नहीं बढ़ा सकती थी कि वह जिराह के सीधे हमले से बच सके। उसका शरीर ईश्वरीय गति के आगे बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। लेकिन ये ठीक था। स्पीडस्टर और गॉड स्पीड जैसी विरासत तकनीकों से मिली शक्ति के कारण जिराह की गति असाधारण हो सकती है और उसकी प्रतिक्रिया गति भी काफी तेज हो गई होगी। इसके बावजूद जिराह की प्रतिक्रिया गति माइकल से तेज नहीं थी। माइकल ने जिराह के साथ अपनी पहली झड़पों में इस बात का परीक्षण किया था। जिराह फुर्तीला था और तुरंत प्रतिक्रिया करता था, लेकिन माइकल उससे भी तेज प्रतिक्रिया करता था। इसलिए जिराह चाहे कितना भी फुर्तीला क्यों न हो, माइकल प्रतिक्रिया कर सकता था। कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो यही था। और यहीं पर दूरी प्रतिक्रिया गणना काम आई। प्रतिक्रिया करने से पहले जिराह द्वारा तय की गई दूरी उसकी वर्तमान गति और प्रतिक्रिया समय द्वारा निर्धारित की गई थी। अपनी असाधारण गति के कारण, जिससे वह थोड़े समय के लिए 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पार कर सकता था और लगभग 50-70 मिलीसेकंड की प्रतिक्रिया समय के साथ, जिराह माइकल के हमलों पर प्रतिक्रिया करने से पहले लगभग 5 मीटर की दूरी तय कर लेता था। लाइट्सन PV एप्सिलॉन L CO माइक्रोन M बेशक गॉड स्पीड से जिराह की प्रतिक्रिया का समय कम होने की संभावना थी क्योंकि यह एक शक्तिशाली इनहेरिटेंस तकनीक थी, लेकिन माइकल ने जिराह को जबरदस्त और विनाशकारी तरीके से हराने की अपनी योजना बनाते समय पहले ही इस बात को ध्यान में रखा था, जो कि माइकल ने तब करने की योजना बनाई थी जब उसने पहली बार जिराह को अपना लक्ष्य चुना था। स्पिरिट गेज और ईगल आइज का उपयोग करके जिराह के चलने के रास्ते और उसके आने के सटीक समय का पता लगाकर माइकल को अपने हमले की तैयारी करने और पूरी ताकत से हमला करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। माइकल ने अपने सामने कुल 12 ग्लेसिकल तलवारें प्रकट की। उसने उन्हें प्रबलित तलवार ऊर्जा से लेपित किया और उनकी मजबूती और गति को बढ़ाने के लिए उन्हें और भी मजबूत बनाया। जैसे ही माइकल ने उन्नत ऊर्जा से लैस ग्लेसिकल तलवारें प्रकट की, उसने ऊर्जा के विस्फोट के साथ उन्हें छोड़ दिया। माइकल के बाईं ओर हवा में 1 दर्जन तलवारें उड़ती हुई आई, जो चांदी, सफेद और हिमंदी नीले रंग की चमक बिखेर रही थी, ठीक उसी समय जब जिराह माइकल के बगल में उसके बाईं ओर पहुंचने ही वाली थी। जैसे ही जिराह ने माइकल की गर्दन में छेद करने के लिए आगे बढ़कर हमला किया, उसी समय 1 दर्जन उन्नत क्यूई ग्लेसिकल तलवारें प्रकट हुईं और उसकी ओर तेजी से बढ़ीं। जिराह समय रहते प्रतिक्रिया देना चाहता था, लेकिन ग्लेसिकल स्वॉर्ड्स उसके ठीक सामने आ चुके थे, जिससे उसे हटने का कोई मौका नहीं मिला। जिराह के पास बस यही विकल्प था कि वह अपनी गति को केंद्रित करे और स्पीडस्टर की रैपियर शैली का प्रयोग करे। साथ ही गॉड स्पीड ने उसकी गति को और भी बढ़ा दिया। रैपियर हवा में तेजी से आगे बढ़ा। ये चमकता हुआ जिराह के आसपास नीलम नीली आकृतियां बनाता हुआ आगे बढ़ा
और फिर दर्जनों एनहेंस्ड ची ग्लेसिकल स्वॉर्ड से टकरा गया। 1 दर्जन ग्लेसिकल तलवारों में से 4 फट गईं, जिससे भारी मात्रा में जमा देने वाली धुंध निकली, जिसे माइकल ने जिराह के चारों ओर फैलाने की इच्छाशक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे जिराह की दृष्टि आने वाले हमलों से बाधित हो गई। माइकल ने स्पिरिट डिस्टर्बेंस का उपयोग किया, जिसमें एनहेंसमेंट की 4 परतें लागू की गई थीं, और उसने 1 दर्जन एनहांस्ड क्यूई ग्लेसिकल स्वॉर्ड्स का दूसरा बैच बनाया। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन माइकल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने ग्लेसिकल स्वॉर्ड्स के पहले बैच में दबी हुई बर्फीली धुंध को छोड़ा और जिराह को उससे ढक दिया। जैसे ही दूसरे बैच ने बर्फीली धुंध को भेदा, बर्फीली धुंध हजारों छोटी छोटी बर्फ की डंडियों में बदल गई। बर्फीली धुंध ठोस ग्लेसिकल में तब्दील हो गई, जिससे बर्फीली धुंध के पीछे छिपा भयानक दृश्य सामने आ गया। जिराह की छाती 6 ग्लेसिकल तलवारों से भेदी गई थी। उसकी गर्दन एक धागे से लटक रही थी, क्योंकि एक ग्लेसिकल तलवार ने उसकी गर्दन को चीर दिया था और उसका बायां पैर धड़ से अलग हो गया था। वहीं उसका दाहिना पैर बाकी बची ग्लेसिकल तलवारों से भेदा गया था। यह दृश्य भयावह था, लेकिन उससे भी अधिक डरावना जिराह की आंखों में व्याप्त अप्रतिरोध्य भय और अविश्वास था। उसे बस इतना याद था कि उसके सिर में असहनीय दर्द हो रहा था और उसके पैर जमीन से जम गए थे। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। फिर सब कुछ समाप्त हो गया। उन्नत क्यूआई ग्लेसिकल तलवारों का प्रहार हुआ। वे उसकी त्वचा और हड्डियों को भेदते हुए लगभग पल भर में जिराह को मार डाला। लेकिन माइकल का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी भी हजारों छोटे छोटे हिमखंड मौजूद थे, जो जिराह के जीवन को दर्दनाक तरीके से समाप्त करने के लिए तैयार थे। रुको, रेफरी ने जोर से चिल्लाया। उसने अपनी कुछ ऊर्जा का इस्तेमाल करके ग्लेसिकल्स को नष्ट कर दिया और जिराह के बगल में प्रकट हुआ। फिर उसने अपनी कुछ ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने शरीर को सुरक्षित रखा। उसकी ऊर्जा की एक धारा ने जिराह के पैर को पकड़ लिया। तभी रेफरी ने चिकित्सा दल को बुलाने के लिए चारों ओर देखा। माइकल ने जिराह और उसके शरीर की स्थिति को देखा और सिर हिलाया। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि युद्ध विनिमय के समापन तक कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, उसने मारिया सेराफ और उसके समूह की ओर मुड़ने से ठीक पहले सोचा। मैंने थोड़ी ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। क्या आप उसका इलाज कर सकती हैं, प्लीज? माइकल ने मारिया से बेपरवाही से पूछा। उसने चेहरे पर बनावटी मुस्कान नहीं लाए और न ही मारिया के किसी भी काम में दिखावटी दिलचस्पी दिखाए। अगर मारिया अपने बचपन के दोस्त को बचाना नहीं चाहती थी, तो यह उसकी मर्जी थी। माइकल ने बस अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। आखिरकार बैटल एक्सचेंज का मकसद भी यही था। मारिया के चेहरे के भाव पहली बार बदले। माइकल को उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई गौण किरदार हो, कोई महत्वहीन अतिरिक्त पात्र। यह बिल्कुल नया था, ताजगी भरा। मूल्य। माइकल ने मारिया सेराफ को जिराह लोअ की जान बचाते हुए देखने का फैसला किया। जैसे ही मारिया जिराह के सामने पहुंची, उसके शरीर से निकलने वाली सुखदायक आभा में उसके बाल लहरा उठे। ये सुखदायक आभा गर्म और आरामदायक थी। इसने दर्द को कम किया और सभी लक्ष्यों की प्राकृतिक पुनर्जनन प्रक्रिया को उत्तेजित किया। मारिया ने जिराह लोअ को इस सुखदायक आभा से घेर लिया, जिसके बाद उसके हाथों से एक तेज रोशनी निकली। जैसे ही तेज रोशनी जिराह के थके हुए शरीर पर पड़ी, उसकी आंखों का दर्द गायब हो गया। जैसे ही उसके घायल चेहरे पर रंगत लौट आई, जिराह में जीवन का सार भर गया और उसकी पीली पड़ी गालों पर नई जान आ गई। साथ ही उसकी आंखों में नई ऊर्जा की चमक दिखाई दी। तलवारों को हटाओ, मारिया ने धीमी आवाज में आदेश दिया। रेफरी ग्लेसिकल स्वॉर्ड्स को कुचलने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने ही वाला था, लेकिन माइकल उससे तेज था। उसने ग्लेसिकल स्वॉर्ड्स को बर्फीली धुंध में बदल दिया और पलक झपकते ही उसे जिराह से दूर खींच लिया। बर्फीली धुंध माइकल के चारों ओर घूमती हुई उसके भीतर समा गई। जैसे ही ग्लेसिकल स्वॉर्ड्स बिखरी, जिराह के घावों से खून के फव्वारे फूट पड़े, लेकिन जिराह को कुछ भी गड़बड़ महसूस नहीं हुई। उसकी आंखों में जोश कभी कम नहीं हुआ। उसने बस मारिया की ओर देखा, जिसका पूरा शरीर तेज रोशनी से जगमगा रहा था। उसके सिर के ऊपर एक सफेद, चमकता हुआ प्रभामंडल प्रकट हो गया था और उसके ठीक पीछे अर्धपारदर्शी, सफेद पंखों की आकृति बन गई थी। मारिया की सोलिट्रेट की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। जिराह की गर्दन पर गहरा घाव तेजी से भर गया, जैसे हजारों नन्हे नन्हे रेशे निकलकर मांस को वापस सिलने लगे और घाव को फिर से बंद कर दिया। चोटें ऐसे ठीक हो गईं मानो मारिया ने समय को ही उलट दिया हो। गहरे घाव एक चमकदार जोर से भर गए, जो बाद में गायब हो गया। मारिया द्वारा घावों को भरने के बाद एक भी निशान नहीं बचा। ऐसा लग रहा था मानो जिराह को कभी चोट लगी ही न हो।
हालांकि माइकल को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात में हुई कि मारिया ने जिराह का पैर कितनी आसानी से जोड़ दिया। हाथ के एक इशारे से ही पैर के कटे हुए सिरे फिर से जुड़ गए। उसने रेफरी को इशारा किया कि वह पैर को ठूंठ के पास रख दे और फिर पीछे हट जाए। रेफरी ने कुछ नहीं कहा और मारिया के निर्देशों का पालन किया। वह जानता था कि किसी वैद्य से बहस करना ठीक नहीं है, भले ही उसके सामने खड़ा वैद्य उससे कहीं ज्यादा अनुभवहीन क्यों न हो। कटी हुई हड्डियां एक मधुर, लगभग संगीतमय झनकार के साथ फिर से जुड़ गईं, जबकि नसें, शिराएं और मांस चिकने स्वर में फिर से जुड़ गए। अपने कटे हुए पैर में संवेदना वापस पाकर मारिया के आने से पहले जिराह को जो दर्द और पीड़ा हो रही थी, वह उसकी यादों से गायब हो गई। उसकी भावनाओं ने गहरी राहत की अनुभूति का रूप ले लिया। वह अपाहिज नहीं रहेगा। जिराह को अपने अंदर शक्ति का एक तीव्र प्रवाह महसूस हुआ। उसने खुद को धन्य और प्रसन्न महसूस किया। दिलचस्प, माइकल ने सोचा। मारिया की सोलिट्रेट की क्षमता में उसे थोड़ी दिलचस्पी होने लगी थी। मारिया न केवल घावों को आसानी से और माइकल द्वारा देखे गए किसी भी अन्य वैद्य की तुलना में कहीं अधिक तेजी से ठीक करने में सक्षम थी, बल्कि वह दर्द को रोकने और भावनाओं को नियंत्रित करने में भी माहिर थी। मारिया की आत्मा की विशेषता शरीर को ठीक करती थी, आत्मा को शांति देती थी और बुरी मंशाओं और श्रापों जैसे कष्टों के अंधकार को दूर करती थी, नकारात्मक भावनाओं को जीवन के आनंद और नवीनीकरण से बदल देती थी। ये सचमुच अद्भुत था। हाँ, मुझे भविष्य में ऐसा सोलिट्रेट जरूर हासिल करना चाहिए। क्या उसने जिराह को लगभग तुरंत ठीक करने के लिए अपनी इनहेरिटेंस तकनीक का इस्तेमाल किया या ये सिर्फ उसके सोलिट्रेट की अपार शक्ति थी? वह सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रभामंडल और अर्धपारदर्शी पंख उसके सोलिट्रेट से संबंधित थे या मारिया द्वारा अपनी इनहेरिटेंस तकनीक का उपयोग करने का परिणाम थे। किसी भी तरह प्रभामंडल और पंखों ने जिराह के शरीर के ठीक होने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। उन्होंने मारिया को ये सुनिश्चित करने में मदद की कि आज की लड़ाई के बाद जिराह को किसी भी मानसिक आघात का सामना न करना पड़े। माइकल मारिया को घूर रहा था। उसे जरा भी पसीना नहीं आया था और ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी ज्यादा ऊर्जा भी खर्च नहीं की थी। मारिया ने जिस आसानी से जिराह के घावों को ठीक किया, उससे माइकल को मारिया की शक्ति और उसके महत्व का अच्छा अंदाजा हो गया। ये समझना आसान था कि क्यों इतने सारे वंशज और उच्च समाज के लोग उससे दोस्ती करने की कोशिश करते थे। अगर उन्हें कुछ हो जाता और वे मृत्यु के कगार पर होते या किसी गंभीर श्राप से ग्रस्त होते, तो वे मारिया सेराफ की मदद चाहते। जब तक मारिया उन रोगियों या उनके परिवार के करीब होती या उनका कोई एहसान मानती, तब तक मारिया के मदद करने की पूरी संभावना रहती थी। उनकी शक्तियां विशेष रूप से वृद्ध मुखियाओं और बड़े परिवारों के बुजुर्गों के लिए उपयोगी थीं। वे शायद आशा करते थे कि मारिया की आत्मा की शक्ति उन्हें फिर से जीवंत कर देगी या उनकी आयु कुछ और वर्षों तक बढ़ा देगी। ये तो बहुत परेशान करने वाली बात होगी, माइकल ने मारिया को दया भरी निगाहों से देखते हुए सोचा, लेकिन अच्छा हुआ कि वह सेराफ परिवार में पैदा हुई। मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि अगर ऐसा सोलिट्रेट किसी गुमनाम परिवार में प्रकट होता तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता। अगर किसी साधारण परिवार की युवती में मारिया की आत्मा की शक्ति प्रकट हो जाती, तो बड़े परिवार उसे अपने परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर लेते। जैसे ही वह इनकार करती, उसे अगवा कर लिया जाता और बड़े परिवार उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल करते। वह एक ऐसी संपत्ति बन जाती जिसकी क्षमता को दूसरों को उच्चतम कीमत पर बेच दिया जाता। माइकल ये सोचकर कांप उठा। मारिया खुशकिस्मत थी कि उसका जन्म सेराफ परिवार में हुआ, जो चिकित्सकों और वैद्यों से भरा एक ऐसा परिवार था जिनके प्रति कोई भी दुर्भावना रखने की हिम्मत नहीं करता था। वे सब मिलकर उसे प्रसन्न करने और उसके करीब आने की हर संभव कोशिश करते थे। मारिया सेराफ ने माइकल की धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाते हुए सुना। उसने माइकल की ओर देखा, लेकिन पाया कि माइकल ने अपना ध्यान उससे हटाकर दूसरी ओर कर लिया था। वह रेफरी द्वारा दिए गए फ्लैग वॉर टोकन D-23 को देख रहा था। फ्लैग वॉर टोकन के साथ बैटल एक्सचेंज समाप्त होने के बाद माइकल को भारी मात्रा में संसाधन प्राप्त होंगे। वह फ्लैग वॉर शुरू होने तक महीनों तक प्रशिक्षण ले सकेगा और अपनी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि कर सकेगा। उसका लक्ष्य था कि अंतरआयामी ध्वज युद्ध शुरू होने से पहले वह तीसरे स्तर तक पहुंच जाए। अगर संसाधनों, पैसों की कमी या उत्पत्ति विस्तार में पर्याप्त दुश्मनों की कमी के कारण ऐसा संभव न हो पाए, तो माइकल दूसरे स्तर के शिखर तक पहुंचने में भी संतुष्ट रहेगा। यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसके पास 9 सोलिट्रेट्स थे जिनमें से 7 5 स्टार या उससे ऊपर के थे। लेकिन असली चुनौती के बिना मजा कहाँ था। अंतरायामी ध्वज युद्ध में माइकल को तीसरे स्तर तक पहुंचने पर भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं। माइकल इसके लिए पहले से ही तैयार था।
एक टेकुर लगभग उसी रैंक के 6 बरसेर्कर्स के बराबर ताकतवर होता है। हालांकि उनकी युद्ध शैली बहुमुखी नहीं होती। उनके सोलोट्रेट्स ही उनकी युद्ध शैली का आधार होते हैं और वे अपनी ताकत को सोलोट्रेट्स के इर्द गिर्द ही बनाते हैं। इसलिए मुझे या तो एक टीम बनानी चाहिए और कमजोर सोलोट्रेट्स वाले टेकुरों को निशाना बनाना चाहिए, या ऐसे सोलोट्रेट्स वाले टेकुरों को जो मेरे और मेरी टीम के खिलाफ कारगर न हो। इस तरह हम उनसे एक एक करके निपट सकते हैं। शायद बैटल एक्सचेंज के आखिरी कुछ दिनों की चिंता करने के बजाय माइकल पहले से ही अंतरायामी ध्वज युद्ध के बारे में सोच रहा था। लेकिन ये काफी स्वाभाविक था क्योंकि माइकल को अपने ध्वज युद्ध टोकन के खोने की कोई चिंता नहीं थी। जिराह के खिलाफ लड़ाई के बाद किसी के द्वारा उसे चुनौती देने की संभावना कम थी। ये पूरी तरह से असंभव नहीं थी, लेकिन माइकल के पास अपने दुश्मनों के खिलाफ और भी अधिक क्षमता का उपयोग करने के साधन थे। उसने अभी तक ऊर्जा छाप की शक्ति का उपयोग नहीं किया था जिसे ओपस ने पिछले कुछ दिनों में पौराणिक अनुभूति कलाकृति में संचित किया था। माइकल अंतरआयामी ध्वज युद्ध शुरू होने तक ओपस की ऊर्जा छाप को पौराणिक अनुभूति कलाकृति में संग्रहित रखना चाहता था। इस तरह भले ही उसके युद्ध मंत्र का परिष्करण स्तर मध्य स्तर पर ही अटका रहे, उसके पास लड़ने के लिए ऊर्जा की कमी कभी नहीं होगी। माइकल जैसे व्यक्ति के लिए दूसरों से अधिक ऊर्जा होना अत्यंत महत्वपूर्ण था। वह खुद को थोड़ा मुक्त कर सकता था और तबाही मचा सकता था, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता था। कम से कम वह योजना थी। दुर्भाग्यवश माइकल की योजनाएं अक्सर बुरी तरह विफल हो जाती थीं। अभी ठीक यही हुआ। लाइट्स ओमाइक्रॉन वेल सी ओमाइक्रॉन एम माइकल कोलोसियम से निकलने ही वाला था क्योंकि उसे अपनी मनचाही चीज मिल गई थी। तभी उसने बाहर से शोर सुना। ट्रिटेनस लौट आया है। एक वॉरलॉक सेंटोर ने अपने साथियों को जोर से घोषणा की। ट्रिटेनस युद्ध पुजारिन ने कहा था कि वे अगले 5 वर्षों तक अंतरिक्ष में ब्रह्मांड की खोज करेंगे। वे इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? एक अन्य वॉरलॉक सेंटोर ने जवाब दिया, जो उत्साहित होने के बजाय अधिक भ्रमित लग रहा था। क्या तुम मूर्ख हो या सिर्फ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो? ट्रिटेनस जरूर वापस आ गए होंगे क्योंकि उन्हें कुछ मिला है। इसका मतलब है कि हमारे पास अन्वेषण करने के लिए एक नया सौर मंडल है, उपनिवेश बनाने के लिए नए ग्रह हैं, जान जोखिम में डालकर लड़ने के लिए नए दुश्मन हैं, या व्यापार मार्ग बनाने के लिए नए मित्र हैं। पहले वॉरलॉक सेंटोर ने उत्साह से कहा, उसका उत्साह स्पष्ट रूप से झलक रहा था। माइकल को वॉरलॉक सेंटोर द्वारा घोषित 4 संभावनाओं में से एक पसंद नहीं आई, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। क्या ट्रिटेनस एक अंतरिक्ष यान है? चूंकि वे अंतरिक्ष अन्वेषण की बात कर रहे हैं, इसलिए यह एक अंतरिक्ष यान होना चाहिए। माइकल वॉरलॉक सेंटोस से कुछ सवाल पूछने के लिए उनके पास जाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र किसी अजीब चीज पर पड़ी। उसकी निगाहें कोलोसियम की छत पर टिक गईं और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगले ही पल कोलोसियम में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। नहीं, ये सिर्फ कोलोसियम में ही नहीं गूंजा, पिलोक में हर जगह जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई दी। भयंकर विस्फोट के बाद कोलोसियम बुरी तरह कांपने लगा। छत वहीं गिर गई जहां माइकल ईगल आइज और स्पिरिट गेज से देख रहा था, जो सहज रूप से सक्रिय हो गए थे। फिर भी माइकल का सारा ध्यान छत को तोड़कर बाहर निकले उस धातु के लंबे सिलेंडर पर ही केंद्रित था जिसका सिरा नुकीला था। यह एक मिसाइल थी, एक अत्यधिक विनाशकारी परसिस मिसाइल जिसका उपयोग बड़े अंतरिक्ष यानों में किया जाता था। नहीं, ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, ये तो माइकल द्वारा देखी गई पहली मिसाइल थी। और अगले ही पल सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। साइल टकराए, उसके साथ ही अराजकता और विनाश भी फैल गया। पहला परसिस मिसाइल उस जगह पर गिरा जहां वॉरलॉक सेंटोर अभियान पोर्ट ट्रिटेनस के बारे में उत्साह से बातें कर रहे थे। वॉरलॉक सेंटोर पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए। वे प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए क्योंकि उनके शरीर बिखर गए। मिसाइल के प्रभाव से उत्पन्न शॉकवेव ने उनके शरीर के टुकड़ों को चारों ओर बिखेर दिया। फिर मिसाइल ऊर्जा के एक शक्तिशाली विस्फोट के साथ फट गई। मिसाइल के अत्यधिक विस्फोटक पदार्थों ने भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न की और एक विस्फोट हुआ, जिससे एक दूसरी शॉकवेव उत्पन्न हुई जो बाहर की ओर फैल गई। जहां पहली शॉकवेव इतनी तेज नहीं थी, वहीं दूसरी शॉकवेव कान बहरा कर देने वाली और अत्यधिक विनाशकारी थी। इसने कोलोसियम को तहस नहस कर दिया, उस भव्य इमारत को धूल, मलबे और लाशों के एक विशाल गड्ढे में बदल दिया। जैसे ही कोलोसियम की छत उन पर गिरी, बैटल एक्सचेंज में भाग ले रहे युवा प्रतिभागियों पर मलबा बिखर गया। रेफरी, चाहे वह कितना भी स्तब्ध रहा हो, उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी ऊर्जा का उपयोग किया और ऊर्जा का एक विस्फोट बाहर की ओर छोड़ा, जिससे उसके आसपास मौजूद युवा अवेकेंड और लॉर्ड्स के चारों ओर सुरक्षा का एक गुंबद बन गया।
कोलोसियम के बड़े हिस्से ऊर्जा गुंबद से टकराए, जिससे ऊर्जा ढाल में लहरों की तरह फैल गई। हालांकि शुरुआत में ये टूटा नहीं। जैसे ही कोलोसियम की खुली छत से और अधिक परसिस मिसाइलें दागी गईं, रेफरी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने दांत पीसते हुए सबसे कम उम्र के दर्शकों की रक्षा के लिए गुंबद में और अधिक ऊर्जा प्रवाहित की। लेकिन ये सब व्यर्थ था, क्योंकि कुछ ही देर बाद 2 परसिस मिसाइलें ऊर्जा गुंबद से टकरा गईं। मिसाइलों की शक्ति एक साथ बाहर निकली, जिससे एक भीषण विस्फोट हुआ जिसने कोलोसियम के पूरे मैदान को तहस-नहस कर दिया। विस्फोटों ने ऊर्जा गुंबद को चीर दिया, जिससे विस्फोट की शेष शक्ति रेफरी और साथ ही मौजूद दर्शकों को भी बुरी तरह प्रभावित कर गई। तीसरे परसिस मिसाइल के गिरने के बाद कोलोसियम में या उसके बचे हुए हिस्से में दहशत भरी चीखें और असहनीय दर्द की कराहें गूंज उठीं। ऐसा लग रहा था कि कोलोसियम पर दागा गया ये तीसरा मिसाइल आखिरी था, लेकिन इतना ही काफी था। इसने उन लोगों के दिलों में काफी तबाही, मौत और दहशत पैदा कर दी जो सौभाग्य से बच गए थे। जब धूल छटी तो कोलोसियम की भव्य और विशाल संरचना पहले जैसी बिल्कुल नहीं रह गई थी। दीवारें चकनाचूर हो गई थीं, छत गायब हो गई थी और मलबे के भार से जमीन के कुछ हिस्से धंस जाने से उसमें भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं। कोलोसियम के अंदर और बाहर मलबा बिखरा हुआ था और हर जगह जलने के निशान दिखाई दे रहे थे। 2 बरसेरकर्स के शव बुरी तरह जलकर क्षत विक्षत हो गए थे, इस हद तक कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। उनके शरीर अभी भी जल रहे थे और मिसाइलों के प्रभाव से बच निकले कुछ लोगों के शरीर भी जल रहे थे, लेकिन अब वे तेल से लथपथ मशालों की तरह जल रहे थे। पूरे शहर में और भी जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई दी, लेकिन कोलोसियम आगे के हमलों से बच गया। यही उन लोगों का सबसे बड़ा सौभाग्य था जो बच गए। माइकल दर्द से कराह उठा। उसका बायां हाथ कंधों से नीचे लटक रहा था, हिल नहीं रहा था। वह आधा जला हुआ और आधा जमा हुआ था। जब पहली परसिस मिसाइल टकराई तो माइकल ने जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट के साथ निकले शॉकवेव और विस्फोटक पदार्थों को निकालने के लिए एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन यह उतना कारगर नहीं हुआ जितना सोचा गया था, जिसके चलते माइकल को अपने और ग्लेसिकल पर एनहेंसमेंट की 7 परतें लगानी पड़ी और उसने अपने सामने बर्फ की दीवारें खड़ी कर दी। माइकल ने विस्फोट के कुछ हिस्सों को निकालने और बाकी को ग्लेसिकल की दीवारों से रोकने के लिए ग्लेसिकल और एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल जारी रखने की कोशिश की। उसने अपने शरीर का इस्तेमाल करके अपनी सोलर ट्रेड्स को आसानी से नियंत्रित करने के लिए अपना बायां हाथ उठाया। दुर्भाग्य से प्रभाव बहुत जोरदार था। परसिस मिसाइलें ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें आम लोग आसानी से रोक सकें। ये अंतरिक्ष यानों में इस्तेमाल होने वाले विनाशकारी हथियार थे, जिनका इस्तेमाल दूसरे अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष में रहने वाले विशालकाय राक्षसों से लड़ने के लिए किया जाता था। सालों से किसी ने किसी ग्रह पर हमला करने के लिए अंतरिक्ष हथियारों का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की थी। कम से कम माइकल ने हाल ही में ऐसी किसी घटना की कोई खबर नहीं सुनी थी। हर कोई जानता था कि नागरिकों के खिलाफ अंतरिक्ष हथियारों का इस्तेमाल करने का नतीजा उसी तरह की या उससे भी बदतर जवाबी कार्रवाई होगी। आखिरकार कोई भी नहीं चाहता था कि उनकी प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो आखिर किसी ने पिलोप पर हमला क्यों किया, खासकर ऐसे समय में जब ट्राइटन एलायंस की सबसे युवा पीढ़ी इकट्ठा हुई थी? क्या कोई अज्ञात जाति बुरे इरादों से उन पर हमला कर रही थी? लेकिन अगर ऐसा होता तो अंतरिक्ष रक्षा तंत्र तुरंत हरकत में आ जाता और दुश्मन सेना के परसिस मिसाइल दागने की सीमा तक पहुंचने से बहुत पहले ही पिलोक शहर और अन्य शहरों को विशाल सुरक्षा घेरों से घेर लेता। परसिस मिसाइल ने निर्दोष नागरिकों पर हमला करने और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने से पहले सभी रक्षा तंत्रों को पार करने के बजाय शहर के सुरक्षा घेरों को ही नुकसान पहुंचाती। लेकिन अगर कोई अज्ञात जाति हम पर हमला करती है तो परसिस मिसाइलें क्यों होंगी? इनका इस्तेमाल केवल मनुष्यों द्वारा निर्मित बड़े पैमाने के अंतरिक्ष यान ही करेंगे। या ट्राइटन गठबंधन, ट्राइटेनस, पिलोक के सबसे करीब मौजूद और परसिस मिसाइलों से लैस एकमात्र अंतरिक्ष यान ट्रिटेनस था। लेकिन इसका क्या मतलब था? क्या किसी अन्य जाति ने ट्रिटेनस पर कब्जा कर लिया था, या फिर कोई और बात थी? माइकल को कुछ पता नहीं था और उसे लगा कि फिलहाल वह और कुछ पता नहीं लगा पाएगा। वह कुछ अनुमान लगा सकता था, लेकिन उससे कोई खास मदद नहीं मिलती। हालांकि एक और तरीका था जो वह अपना सकता था। माइकल खुद को संभाल सकता था और घायलों की मदद कर सकता था। उसकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी। उसका हाथ कंधे पर लटका हुआ था, लेकिन कुछ औषधियां पीने और हाथ में ऊर्जा का संचार करने से वह तुरंत ठीक हो जाएगा। सबसे बुरी स्थिति में एक वैद्य बस एक पल के लिए उसे देख लेगा और सब कुछ ठीक कर देगा। उसे कोई जल्दी नहीं थी। अपने वॉर रूम से एक उपचार औषधि निकालकर माइकल ने ढक्कन हटाया और उसे पी लिया।
फिर उसने कोलोसियम के चारों ओर देखा और कुछ त्वरित गणनाएं की। उसे याद आया कि पहले कुछ बरसेरकर्स और वॉरलॉक्स सैंटोस कहाँ बैठे थे, लेकिन उनके आसपास सब कुछ बड़े बड़े पत्थरों और मलबे के नीचे दब गया था। कुछ पर दीवारें और छत गिर पड़ी थीं। गंभीर चेहरे के साथ माइकल ने एक और औषधि उठाए, इस बार एक ऊर्जा की शीशी। उसने उसमें मौजूद ऊर्जा पी ली और दीवारों की ओर भागा, जहां उसने एक्सट्रैक्शन का उपयोग करके आसानी से गिरी हुई दीवारों को हटा दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आसपास की आवाजें सुनने की कोशिश की, लेकिन ये कहना आसान था, करना मुश्किल। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली के झटकों से उसके कान के पर्दे फट गए हों। माइकल ने अपनी आंखें फिर से खोली और अपने शरीर से ऊर्जा की धाराएं निकाली। उसे उम्मीद थी कि ऊर्जा की ये धाराएं उसे दबे हुए लोगों में से कुछ को खोजने में मदद करेगी। अपने पैरों में कंपन महसूस करते हुए माइकल ने देखा कि नीचे से किसी ने दीवार पर दस्तक दी है। उसने तुरंत एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल करके दीवार हटाए और नीचे घायल बरसेरकर्स का एक समूह पाया। एक बरसेरकर ने अपने साथियों को परसिस मिसाइल के प्रभाव और हमले के बाद के परिणामों से बचाने के लिए खुद को उनके ऊपर फेंक दिया था। उसकी पीठ अब मांस का एक शत विक्षत ढेर बन चुकी थी और कई धातु के पाइप उसके शरीर में धंसे हुए थे। बरसेरकर को बिना मारे अगले चिकित्सक तक ले जाना अब और भी मुश्किल होता जा रहा था। माइकल ने भौहें चढ़ाईं और धातु की पाइपों को हटाने के लिए एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल किया। घावों से खून की धाराएं बहने लगीं, जिन्हें माइकल ने बर्फीली धुंध को छेदों में प्रवाहित करके अस्थायी रूप से रोक दिया और फिर उस धुंध को ग्लेशियर में बदल दिया। माइकल जानता था कि इस तरह घावों को जमाना खतरनाक था। इससे बरसेरकर की कोशिकाएं अवरुद्ध हो सकती थीं, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। हालांकि धातु की पाइपों से घायल होने के कारण बरसेरकर लगभग मर चुका था। इसलिए माइकल ने दूसरा सबसे अच्छा विकल्प चुना, घावों को तब तक जमाए रखना जब तक कोई वैद्य उन्हें देख न ले। माइकल ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर बरसेरकर को अपने कंधे पर उठाया और उसे हॉल से होते हुए ले गया। औसत कद के इंसान के लिए 4 मीटर लंबे बरसेरकर को उठाना आसान नहीं था, लेकिन माइकल ने शुरू से ही इसे आसान काम होने की उम्मीद भी नहीं की थी। उसने कोलोसियम के केंद्र की ओर देखा और मारिया को पाया। उसके कानों से खून की कुछ बूंदें टपकने के अलावा उसे कोई चोट नहीं आई थी। उसके आसपास के लोगों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। मारिया के वफादार अनुयायियों की हालत उस बरसेरकर से भी बदतर थी, जो झुलस गया था और कई बार घायल हो चुका था। उनमें से सभी इतने बुरे नहीं दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने मारिया की रक्षा के लिए विस्फोट की अधिकांश शक्ति को रोकने के लिए उसके सामने छलांग लगा दी होगी। मारिया के अनुयायियों के बारे में माइकल की राय चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो, वे निश्चित रूप से कायर नहीं थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ट्राइटन एलायंस की भावी सबसे शक्तिशाली हीलर उसके पास फटे 2 परसिस मिसाइलों से बच जाए। माइकल बरसेरकर को खींचकर अखाड़े में ले आया, या यूं कहें कि जो भी उसका बचा हुआ हिस्सा था। उसने बरसेरकर को नीचे उतारा और देखा कि वह एक पल के लिए उसे घूर रही है। उसकी नज़र एक पल के लिए घायल बरसेरकर पर पड़ी और फिर वापस माइकल पर आ गई। उसके होंठ खुले, लेकिन माइकल कुछ भी नहीं समझ पाया। उसने अपने कानों की ओर इशारा किया और उनसे रिसते हुए ताजे खून को देखा। मारिया ने सहमति में सिर हिलाया और कुछ कदम आगे बढ़ी। उसके हाथ तेजी से चमकने लगे और माइकल को एक सुखदायक अनुभूति हुई। मारिया ने अपने हाथों से माइकल का चेहरा थाम लिया। उसकी कोमल और गर्म उंगलियां धीरे से उसके चेहरे पर फिर आईं, जिससे माइकल क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसके होंठ दोबारा खुल गए। मुझे लगा था कि तुम मर गए। तुमने बचकर अच्छा किया, मारिया ने माइकल की आंखों में देखते हुए कहा। अब मेरी थोड़ी मदद करो। 64 FC 1A3 कैसिडी 66 का 871 F43। अध्याय को जल्दी अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए और अधिक उपन्यास पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।